हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज आदेश और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे जावा के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं इग्नू से रिलेटेड, उसके बीसीए और एमसीए से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं उनके रिलेटेड मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे, क्वेरी कर रहे थे कि आप इग्नू के एग्ज़ाम हैं बीसीए में या फिर एमसीए में, उनके प्रैक्टिकल होंगे, तो आप उसके बारे में कोई वीडियो बनाइए और आप उसके बारे में गाइड करिए। तो जैसे आपको पता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड पिछले साल क्लासेज भी नहीं हुई और स्टूडेंट को ऑनलाइन भी काफ़ी सारा मटेरियल नहीं मिल पाया। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्रबल आ गया कि उनको आइडिया नहीं है कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या फिर उसको क्लियर किस तरीके से करना है, जस्ट बिकॉज कि उनकी क्लासेज नहीं हो पाई। तो अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं इसमें पूरा ट्राई करूँगा कि आप लोग अपना एग्ज़ाम भी इजीली क्लियर कर लो और उसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सको। और इसी एक वीडियो के अंदर मैं सारा जावा का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ट्राई करूँगा कि इस एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो आपके एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हो और आप उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं ट्राई करूंगा कि उनके आंसर्स आप किस तरीके से दे सकते हो। या फिर आप अगर वाइवा दोगे तो वाइवा में आपसे एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और उनका आंसर आपको कहाँ से देना है या फिर कितना देना है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द इग्नू स्टूडेंट्स, ये बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं, बीसीए एमसीए कोई भी कोर्स कर रहे हैं या बीटेक वगैरह का, उसमें भी ये सारे कंटेंट आपके जावा में जनरली जो कोर जावा की यूनिट्स होती हैं उसमें यही कंटेंट होता है। तो यही आपके मेनली तो मैं इग्नू के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इग्नू वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रबल है और उनका एग्ज़ाम भी आने वाले टाइम में उसकी डेट्स आ चुकी हैं। कई जगह तो ये है कि उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ही नहीं और उनको सीधे वाइवा के हिसाब से ही उनको पास या फिर फेल कर दिया जाएगा। तो उसमें जो कम से कम बेसिक नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक यूनिट डिवाइड कर दी है, अगर आप देख पा रहे होगे तो इसके अंदर मैंने यूनिट बना दी है। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो इसके अंदर मैंने यूनिट बनाई है। पहली यूनिट है जावा इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेटा टाइप ऑपरेटर में से आपसे पूछ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में से पूछ सकता है। उसके बाद ये दो टॉपिक मैंने कंबाइन करके एक साथ लिख दिए सो दैट पूरा पेज एक साथ स्क्रॉल ना करना पड़े, इसी के अंदर मैंने वो लिख दिया। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, पैकेज, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेप्शंस, एप्लेट, स्ट्रिंग मल्टीथ्रेडिंग, जेडीबीसी और जावा जेयूआई, जिसमें आपसे स्विंग या फिर AWT इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पूछ सकता है। तो ये आपका सिलेबस है एक्चुअली। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या पॉइंट बनते हैं, क्या वो आपसे वाइवा में पूछ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारा मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं आपसे जावा इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है या प्रैक्टिकल में आपसे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इसमें आप बात करेंगे, एक सेकेंड है, ये जो पॉइंट है आपका जावा इंट्रोडक्शन, तो इसके अंदर आपसे वो जावा के बारे में सबसे पहले पूछ सकता है कि जावा किस टाइप की लैंग्वेज है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा इतनी पॉपुलर क्यों है, जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा के कितने वर्जन हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और आपसे पूछ सकता है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपसे जावा के फीचर्स, राइट, आपसे कुछ बेसिक जावा के बारे में पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाइट कोड क्या होता है, राइट, ये भी मैं बताऊंगा आपको क्या आंसर देना है। तो अगर आप जावा के फीचर्स की, तो आपके जावा के सिंपल से फीचर्स हैं। मैं अगर आप बोलोगे कमेंट में मुझसे पूछोगे तो मैं इसकी PDF बना के भी एक अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से आंसर देख सकते हो। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो अगर एक सेकेंड, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बात करूं तो जावा के फीचर्स में सिंपल है, जावा लैंग्वेज सिंपल है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मल्टी थ्रेडेड है, पोर्टेबल है ना, डिफरेंट मशीन पर रन कर सकती है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ड्यूरेबल है ना, और HTML के साथ भी काम कर जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर जाती है, सिक्योर है लैंग्वेज। ये सारे फंक्शन हैं या फीचर्स हैं, हम कह सकते हैं जावा लैंग्वेज के। बाइट कोड क्या होता है हमारा, ये हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड होता है, यानी कि बनता कब है, जब हम कोई जावा की सोर्स फाइल होती है उसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो जो हमारी क्लास फाइल जनरेट होकर आती है उसी को हम बोलते हैं बाइट कोड, और वो बाइट कोड ही रेस्पॉन्सिबल होता है रन करने के लिए। तो आपसे बाइट कोड पूछेगा तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हो, और आपसे वो JRE पूछ सकता है, आपसे वो JDK पूछ सकता है,
जेडीके क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो जेडीके की अगर हम बात करें तो ये पूरी एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किट होती है जिसके अंदर जावा कंपाइलर, जिसके अंदर जावा करंट टाइम एनवायरनमेंट, जेवीएम, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो जेआरई इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जेडीके। अगर आपको किसी जावा की एप्लीकेशन को चलाना है तो आपके सिस्टम पर सिर्फ जेआरई भी हो तो भी चलेगा, बट अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जावा की तो फिर आपके सिस्टम पर जेडीके अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसको कंपाइल वगैरह कर पाओगे। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो आपसे ये बेसिक चीज़ें इसके अंदर पूछ सकता है। वर्जन पूछ सकता है आपसे जावा के, कब लॉन्च हुई थी, तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। जावा का हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ के जाइए, किसने बनाई थी, ये क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछ सकता है। दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। दूसरी यूनिट में आपसे डेटा टाइप ऑपरेटर के बारे में पूछ सकता है। डेटा टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं दो कैटेगरी में बांटा गया है जावा के अंदर। पहले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव के अंदर आपको मैं एक डायग्राम बना के अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर हम बात करते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी बूलियन और दूसरी कैटेगरी है हमारी न्यूमेरिक, तो और कैर और एक न्यूमेरिक। तो कैर कैटेगरी के अंदर हम एक कैर तरीके का वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक करेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बूलियन बनाते हैं तो फिर उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वही हो सकता है। और अगर हम न्यूमेरिक की बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं उसके, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो इंटीग्रल के अंदर फिर हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारे पास होते हैं इंटीजर के अंदर। और अगर हम फ्लोटिंग की बात करें तो हमारे पास फ्लोट और डबल, ये डेटा टाइप जावा के अंदर होते हैं प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर। अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें हमारा स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शन की सारी क्लासेज, यूजर डिफाइंड क्लासेज, वो सारी आती हैं नॉन प्रिमिटिव में। तो डेटा टाइप में हम आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो मैंने आपको बताया है बूलियन, कैर, फ्लॉट, डबल, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, वाइट, ये सारे नंबर में आते हैं। उसी तरीके से बूलियन और कैर और ये जो मैंने इंटीग्रल पार्ट वाले बताए, न्यूमेरिक वाले बताए, तो ये सारे डेटा टाइप होते हैं। अगर आप ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी सी लैंग्वेज की तरह से वही ऑपरेटर सारे होते हैं। जैसे हम बात करें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस, माइनस, अर्थमेटिक हो गए, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो सारे अगर आप लोग कमेंट में मेरे से पूछोगे तो मैं पीडीएफ फाइल बना के एक अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको आंसर्स एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो ये पहली दो यूनिट है, इसमें बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई। और इसके अंदर आपसे बिटवाइज ऑपरेटर भी पूछ सकता है, वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, वो मैं अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अलग से पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट्स पे काम करते हैं, यानी अगर आपके डेटा की सपोज आपका नंबर 7 है तो फिर उसकी जो बिट्स बनेंगी, जो बाइनरी नंबर बनेगा उसकी बिट को वो राइट में या फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में वो आपसे कुछ भी डेफिनेशन पूछ सकता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फंक्शंस हैं वो आपसे पूछ सकता है। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होती है वो आपसे पूछ सकता है। क्लास की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 मेन फीचर्स हैं वो आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये चारों चीज़ें आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो मैं एक पीडीएफ फाइल अगर मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो के लिंक में, या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी वो पीडीएफ फाइल मांग सकते हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर डेफिनेशन होगी। शॉर्ट में मैं भी आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है आप हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल, यानी अगर आप कोड लिख रहे हैं तो आप उसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहे, आप उसकी सिर्फ आप उसका ओवरव्यू दिखा रहे हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। उसी तरीके से अगर हम डेटा को किसी कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं तो हम उसकी प्रोटेक्शन लगा रहे हैं उसके ऊपर, राइट। हम किसी डेटा को चाहते हैं कि प्राइवेट बना दें और किसी डेटा को हम चाह रहे हैं कि वो पब्लिक रहे, सभी के लिए एक्सेसिबल रहे, तो हम उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। और अगर हमारे पास इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिसके थ्रू सुपर क्लास सब क्लास की रिलेशनशिप बनती है, जो सुपर क्लास होती है उसके फीचर को उसकी सब क्लास इनहेरिट कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली वो फीचर उसकी सब क्लास में चले जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अगर एक ही फंक्शन मल्टीपल तरीके से बिहेव करता है तो उस फीचर को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एरिया कैलकुलेशन की, तो एरिया कैलकुलेशन अगर मुझे निकालना हो सर्कल का तो डिफरेंट फार्मूला लगेगा, बट दोनों का नाम सेम होगा, यानी वही फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म।
राइट। तो ये सारा आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो पूछ सकता है। आप क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे पास कर सकते हो ये भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट क्या क्लास के बना सकते हैं ये भी पूछ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कोई पैटर्न बनवाया जा सकता है, या फिर आपसे इफ एल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। आपसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट कैसे लिए जाते हैं वो पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल क्या एक ही क्लास के अंदर दो मेन हो सकते हैं क्या। तो अगर मैं इसका आंसर दूं, मैं भी आपको इसके याद रखना, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो मैं पहले से बता देता हूं कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कुछ करके दिखाने वाला हूं। अभी जस्ट मैं इन सारी यूनिट्स का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। अगर आप में चलेंगे वीडियो के तो वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कुछ करके दिखाऊंगा। राइट। तो अगली यूनिट के अंदर आपसे कंस्ट्रक्टर पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होते क्या हैं, तो कंस्ट्रक्टर की मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल फंक्शन विच हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम एंड दे हैव नो रिटर्न टाइप, एंड कंस्ट्रक्टर मे बी आइदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दे मे बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन की तरह से ही होते हैं बट उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और उनका जो नाम होता है वो क्लास के नेम पर ही होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर कोई उनके अंदर पैरामीटर ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, अगर वो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं तो फिर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरलोडिंग की। तो ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास के अंदर अगर कई सारे फंक्शन सेम नाम के हों बट उनका सिग्नेचर अलग हो। ये एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर उनका जो सिग्नेचर है वो अलग होता है, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो या फिर ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, तो फिर उस एग्जाम्पल को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग हमारी फंक्शन की भी हो सकती है और हमारी कंस्ट्रक्टर की भी हो सकती है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आप एग्जामिनर को आंसर करेंगे अगर आपसे वाइवा पूछता है तो। राइट। तो इसका पर्पज जो है वो ये है। इनहेरिटेंस आपसे डिटेल में फिर से पूछ सकता है, वो इनहेरिटेंस डिटेल में आपके सिलेबस में है। उसके अंदर आप उसको इनहेरिटेंस, तो जो मैंने प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी है, बट आप क्या बता सकते हो उसके बाद आप उसको बता सकते हो जो कि टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं होता। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को आपसे ये पूछ सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, तो आप कैसे उस फीचर को अप्लाई करोगे। तो उसके लिए जावा के अंदर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो इंटरफेस आप इन मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह से यूज़ कर सकते हो, और यानी आप एक क्लास आपकी मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद ओवरराइडिंग आपसे पूछता है। ओवरराइडिंग क्या होती है, तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो अगर आप ओवरराइडिंग की बात करो तो ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब दो क्लासेज एक ही नाम का फंक्शन बना देती हैं, और एक सब क्लास होती है और एक सुपर क्लास होती है। तो सुपर क्लास नाम का जो फंक्शन है उसको सब क्लास का नाम का फंक्शन ओवरराइड कर लेता है। यानी अगर सब क्लास का ऑब्जेक्ट भी कॉल कराना चाहे तो वो सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करा पाता, क्योंकि सब क्लास का फंक्शन उसी नाम का होने की वजह से वो उसको ओवरराइड कर लेता है। तो सबसे पहले वो सब क्लास में जाता है तो उसको वही फंक्शन मिल जाता है, वो सुपर क्लास में उसको देख ही नहीं पाता। तो ये हमारी इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग की। उसके बाद आपसे पैकेज पूछ सकता है। तो पैकेज बहुत सिंपल होता है, जस्ट हम सेम नाम की क्लासेज बना सकें और हम सिमिलर टाइप की क्लासेज को एक साथ ग्रुप कर सकें, इसलिए हम पैकेज का यूज़ करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें बतानी पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूँ। 4 स्पेसिफायर होते हैं जावा के अंदर, और पहला स्पेसिफायर जो होता है पब्लिक। तो पब्लिक अगर आप किसी वेरिएबल को बनाओगे, क्लास को बनाओगे, तो वो हर जगह एक्सेसिबल होती है। राइट। अगर आप किसी वेरिएबल को या फिर मेथड को प्राइवेट बना देते हो तो वो विद इन द क्लास ही होता है। तो दोनों तो ये सिंपल हो गए, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही होगा और पब्लिक हर जगह होगा। अब दो बच जाते हैं, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है डिफ़ॉल्ट, यानी जब हम कोई भी स्पेसिफायर नहीं लगाते। तो जब हम डिफ़ॉल्ट लगाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हम कोई स्पेसिफायर ना लगाएं, या फिर हम उसको डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं। तो वो जो होता है अपने पैकेज के अंदर तो एक्सेसिबल होता है, बट दूसरे पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी डिफ़ॉल्ट की। अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड अगर हम किसी वेरिएबल को बना देते हैं तो वो अपने पैकेज के अंदर तो एक्सेसिबल होता है, बट दूसरे पैकेज के अंदर वो तभी एक्सेसिबल होता है जब उस क्लास ने हमारी क्लास को इनहेरिट किया हो। अगर दूसरे पैकेज में भी हो आप और इनहेरिट भी नहीं किया, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे।
उसके बाद आपसे एक्सेप्शन के बारे में पूछ सकता है। तो एक्सेप्शन एक अनवांटेड सिचुएशन या फिर कंडीशन होती हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइड बाई ज़ीरो। ये भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके कुछ एग्जांपल्स कुछ पार्ट में आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो एक्सेप्शंस अनवांटेड कंडीशन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया डिवाइड बाई ज़ीरो, और वो रन टाइम पे आपको क्रिएट होती हैं, आपको रन टाइम में उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कंपाइल टाइम एरर इज डिफरेंट एंड एक्सेप्शंस आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपने सेमीकोलन मिस कर दिया तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, बट जैसे डिवाइड बाय जीरो का केस आ गया तो जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब फिर आपको एरर दिखाई देगी। तो ये काम होता है एक्सेप्शन का। दो तरीके की होती हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड के भी फिर आप टाइप पढ़ सकते हैं आगे, राइट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन अभी मैंने बताई थी डिवाइड बाय जीरो, इसी तरीके से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट, एसक्यूएल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। बहुत सारी एक्सेप्शंस ऑलरेडी बनी हुई हैं और आप अपनी खुद की एक्सेप्शन भी बना सकते हो, जिनको हम बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। यानी उस केस में अगर आपके प्रोग्राम में वही आए तो आपका जावा खुद से फिर एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आपको वो थ्रो करवानी पड़ेगी। एप्लेट के बारे में अगर आपसे पूछता है तो एप्लेट पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। एप्लेट आपकी एक जीयूआई विंडो होती हैं जो बिना मेन के रन करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे एप्लेट पूछा जाता है तो आपको बताना है कि एप्लेट एक जीयूआई स्पेशल विंडो होती है जो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो बिना मेन के ही रन कर जाती है। उसकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। अगर एप्लेट में मुझे कुछ जीयूआई फंक्शन डालने होते हैं, जैसे मुझे स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है, मुझे बॉल बनानी है, मुझे कोई सर्कल बनाना है, मुझे कोई कुछ लिखना है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए पेंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। ये हमारा काम एप्लेट में होता है। उसके बाद स्ट्रिंग एक क्लास होती है इनबिल्ट, जो कि फाइनल क्लास होती है, यानी हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनल के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। फाइनल तीन चीज़ें होती हैं, फाइनल वेरिएबल, फाइनल क्लास और फाइनल फंक्शन। अगर हम किसी को फाइनल बनाते हैं क्लास को, तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने एक के डाल दिया है। अगर आप फाइनल का पूरा वेरिएबल क्लास और उसका देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। फाइनल वेरिएबल को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मल्टी थ्रेडिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मल्टी थ्रेडिंग में आप क्या क्या पढ़ के जा सकते हो वो मैं आपसे बता सकता हूँ। आप मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड कैसे बनाते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक इटसेल्फ एक थ्रेड होता है, और इसके अंदर सिंक्रोनाइज थ्रेड कौन से होते हैं, या फंक्शन को हम सिंक्रोनाइज बनाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ें आप देख के जा सकते हो। वेट फॉर साइकिल क्या होती है, या फिर डेडलॉक क्या होता है। अगर हम एक ही आइटम के ऊपर दो ट्रांजेक्शन लगाते हैं या दो फंक्शन कॉल होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिलीज नहीं करते, इसको हम डेडलॉक की सिचुएशन भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने अगर डीबीएमएस पढ़ा है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। जेडीबीसी के बारे में बात करें तो जावा हमारा किस तरीके से हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यानी जब हमारा जावा एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है हमारे डेटाबेस के साथ, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो टेम्परेली जो हमारी स्टोरेज है वो हमारे पास टेम्परेली रहती है, वो परमानेंट नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं परमानेंट हमारी स्टोरेज रहे, हमने कुछ डाटा स्टोर किया था ये वो हमारे बाद में भी रहे, तो हम उसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस वगैरह से कनेक्शन बनाना पड़ेगा या फिर फाइल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो हम ग्राफिकल यूज़ करते हैं, जैसे हमने एप्लेट बनाया, उसी तरीके से हमारे पास AWT या फिर स्विंग के कंट्रोल भी होते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, वो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो मैंने जितना भी टाइम हुआ है 5-10 मिनट, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया थियोरटिकल। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका किस तरीके से आंसर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखिए, जिससे वो क्वेश्चंस आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल विंडो की तरफ। मैं एक सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ। इसमें हम बात करेंगे नेटबीन सॉफ्टवेयर की। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई है। इसी फाइल के अंदर सबसे पहले मैं कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मेरी क्लास का नाम है मेन डेमो। एक चीज़ तो याद रखिए, अगर मैंने किसी क्लास को पब्लिक बना दिया, ये मैंने यहाँ पर क्लास पब्लिक बना दी, तो इसका मतलब ये क्लास उसी नाम से सेव होनी चाहिए। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, हो सकता है पूछ ले एग्जामिनर, कि अगर हम किसी क्लास को पब्लिक बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पब्लिक क्लास को फिर आप उसी नाम से सेव कर पाओगे, राइट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी पब्लिक क्लास है तो ये इसी नाम से होगी। अगर मैं इसका नाम चेंज करूँगा तो ये आपको एक एरर दे देगी। दूसरी बात,
आप किसी भी क्लास को रन करोगे तो उसके अंदर मेन फंक्शन का होना जरूरी है। अगर उसके अंदर मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, राइट। अब बात आती है कि देखो जैसे इसमें मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यही मैसेज मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। अब मैंने आपसे बोला था क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर दो मेन फंक्शन हो सकते हैं? हाँ, दो मेन फंक्शन होते हैं, लेकिन एज इट इज जैसा ये मेन फंक्शन है वैसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा उसके अंदर, यानी उसका सिग्नेचर हो सकता है डिफरेंट हो, तभी दो मेन हो सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं दो मेन बना दूंगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल पे हम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पर, स्ट्रिंग एरे की जगह पर नॉर्मल स्ट्रिंग ले लेता हूँ। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो दो मेन फंक्शन इसके अंदर बन सकते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज भी बदल देता हूँ। तो आप इसके अंदर देख पा रहे होगे कि एक क्लास है और उसके अंदर, लेकिन आप जो रियल मेन देखोगे जिसकी वजह से हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है वो ये वाला मेन है, राइट। इसी तरीके से ये जो है ये नॉर्मल मेन फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन आप इसको कह सकते हो। तो ये वाला जो सेकंड वाला फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? ये क्योंकि आपका ये कॉल नहीं हुआ। सोचो कॉल तो बाय डिफॉल्ट अपने आप यही मेन फंक्शन होता है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। कैसे? देखो दूसरे फंक्शन का क्या नाम है? मेन। तो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा मेन, और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है तो मैं एक स्ट्रिंग पास करा देता हूँ, कुछ भी, राइट। अब देखिए पहले ये वाला मेन चलेगा ऊपर वाला, और फिर इस वाले मेन पे, नीचे वाले मेन पे वो कर्सर चला जाएगा। तो इसको हम चला के देख लेते हैं। मैं इसको रन कर देता हूं। दूसरी चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। जो भी और आप जैसे लोग हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, किसी और कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो जावा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के लिंक को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें। और मैं ऑफलाइन क्लासेज भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेज भी लेता हूँ, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखिए वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, ये मैसेज भी आ गया मेरा, और उसी तरीके से वेलकम टू सेकंड मेन का मैसेज भी मेरा आ गया। यानी दोनों मेरे मेन चल चुके हैं, लेकिन पहला ये वाला डिफ़ॉल्ट मेन ये चल गया और इस वाले मेन ने इसको कॉल कर लिया। एक चीज़ और याद रखना, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस मेन फंक्शन को। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट आई इज इक्वल टू 100, राइट, और मैं नीचे यहाँ पर इस वेरिएबल को देखिए कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं जावा के अंदर, आई। तो अब देखिए अगर ये इस वेरिएबल को मैं बोलूँगा क्लास वेरिएबल, और इसको अगर मैं मेन के अंदर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। आप गैस कर सकते हो क्या रीज़न है क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि जो मेरा मेन फंक्शन है ये मेरा स्टैटिक फंक्शन है, और जो मेरा आई वेरिएबल है वो मेरा नॉन स्टैटिक है। तो स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे? या तो आप उसको स्टैटिक बना दो या फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना लो। तो मैं इसको यहाँ पर स्टैटिक बना देता हूँ, स्टैटिक, राइट। अब ये फंक्शन यहाँ पर आई को कॉल कर लेगा। तो याद रखना जावा के अंदर जो आपके स्टैटिक ब्लॉक होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक को ही कॉल कर पाते हैं। अगर मैं किसी फंक्शन को भी कॉल करूं, जैसे अभी आपने मेन फंक्शन देखा था, वहां पे मैं उसके आगे से अगर स्टैटिक हटा देता तो वो फिर उसको कॉल नहीं कर पाता, राइट। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप ऑपरेटर प्रैक्टिकल। ये आप एग्जांपल खुद से कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो मुझे प्रैक्टिकली आपको जरूर करके दिखाना पड़ेगा। तो इस फाइल को मैं यहाँ से पूरे कोड को हटा ही देता हूँ, दोबारा से मैं इसमें कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक क्लास बना लेता हूँ। लेट से मैंने एक क्लास बना दी और मैंने इसका नाम रख दिया टैकी आदेश। कुछ भी वैसे मैं टैकी रख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक क्लास है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया void show, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया system.out.println दिस इज शो फंक्शन, राइट। अब देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, यहां से मैं रफ कर देता हूं ये। अब देखिए ये मेरी क्लास बन चुकी है। अब आप क्या बता सकते हो अगर मैं इस क्लास को रन करूं तो मुझे आउटपुट मिलेगी या फिर नहीं?
नहीं, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर मेन नहीं है। लेकिन क्या इस क्लास को मैं दूसरी क्लास से रन कर सकता हूँ? अगर उसके अंदर मेन है तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, राइट। ये है एक क्लास, इसके अंदर मेन है। और याद रखना, ये जो हम args लिखते हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये args ही हो, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दूसरी क्लास है, इसके अंदर मेन है, तो इसके थ्रू मैं उस क्लास को रन कर रहा हूँ, अपनी टैकी वाली क्लास को। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि जावा का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखिए, टैकी, सपोज t1 इज इक्वल टू न्यू टैकी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। तो याद रखना, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हालांकि अभी कंस्ट्रक्टर हमारा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इस एग्जांपल के अंदर मैं कंस्ट्रक्टर को भी इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, तो कंस्ट्रक्टर वाले एग्जांपल को भी मैं लेके आऊँगा। तो अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास का, टैकी क्लास का वेरिएबल या फिर फंक्शन मैं कॉल करा सकता हूँ। तो कैसे कराते हैं वो हम देख लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर t1 डॉट फंक्शन का नाम, अगर मुझे फंक्शन का नाम देना है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया t1 डॉट शो, तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आप क्लास बनाते हो और क्लास के बाद आप उसके साथ आप उस ऑब्जेक्ट उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के साथ आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो चलिए इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रन करवा देता हूँ ये। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, दिस इज शो फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन आपका कॉल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल करने का। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। आगे हम चलते हैं, ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे और कंस्ट्रक्टर के बारे में, दोनों चीज़ें मैं एक साथ बता देता हूँ। तो देखिए, अगर इस क्लास के अंदर सपोज ये मेरी टैकी क्लास थी, ये शो जो है ये एक फंक्शन है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पे नहीं है। अब अगर मैं क्लास के नाम पे ही एक फंक्शन बना दूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो, केस सेंसिटिव, राइट, और उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। तो ये जो बना है ये बन गया अब मेरा कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्लास के नाम पे है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा और आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे तो हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज कंस्ट्रक्टर, राइट। अब ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। और याद रखना, कंस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल होता है? जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी जैसे देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा ये वाला ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, मुझे इसकी कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या आउटपुट मिलने वाली है। जब सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, दिस इज कंस्ट्रक्टर। फिर मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो ये सेकंड वाला मैसेज आ जाएगा, राइट। तो आइए चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये दो मैसेज मेरे पास इस बार आने चाहिए। तो आप देखोगे अगर, तो ये आपको दोनों मैसेज मिल चुके हैं। पहले ये मैसेज आया दिस इज कंस्ट्रक्टर, और फिर दूसरा मैसेज आया दिस इज शो फंक्शन, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बता दिया। कंस्ट्रक्टर इस तरीके से पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं। तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर इसमें बना लेता हूँ, उसको हम ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया टैकी, और ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है सपोज, यानी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा, या तो उसमें नंबर ऑफ द आर्गुमेंट हो या फिर उनके ऑर्डर डिफरेंट हो। अब हम बात करते हैं कि अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। देखो, यानी जब मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसमें मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। इसी तरीके से आपकी ओवरलोडिंग फंक्शन की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर की करो। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैं अपना नाम पास कर देता हूं तो फिर ये वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? सेकेंड वाला, ये वाला, है ना। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसी को प्रिंट कर देता हूं यहाँ पर, और साथ में अपना नाम भी प्रिंट कर देता हूं, प्लस जो मैंने वहां से पास किया है,
दिस इज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। राइट, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इस केस में कॉल हो जाएगा जब मैंने, जैसे इस बार मैंने ये पैरामीटर पास किया है, स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। राइट, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। इस बार देखोगे आप तो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये तब कॉल होगा जब हम कोई वैल्यू वहाँ पर कोई भी वैल्यू पास ना करें ऑब्जेक्ट बनाते हुए। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो इस बार आप देखोगे तो इस बार वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ दिस इज कंस्ट्रक्टर, इस बार फंक्शन कॉल हुआ है दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और जो वैल्यू मैंने वहाँ पे भेजी थी वो वैल्यू भी मेरी वहाँ पे जा चुकी है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये ओवरलोडिंग भी मैंने आपको बता दिया इसमें, और मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल भी मैंने बता दिया, क्लास ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, इसी को मैं रफ कर देता हूँ। और अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस में याद रखना, ये मैंने क्लास बनाई क्लास ए, और इसके अंदर सपोज एक वेरिएबल है आई, सपोज उसके अंदर है 100। ठीक, एक और क्लास है, अच्छा इसमें पैकेज बना देते हैं, हमारा पैकेज भी हट गया। पैकेज तो देखो कुछ नहीं होता, ये इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है तो वही हमारे पैकेज का नाम हो जाता है, जैसे इसमें नाम है जावा डेमो। एक और क्लास मैंने बनाई, ये इनहेरिट कैसे करती है, अगर ये लिखे एक्सटेंड्स तो इसका मतलब बी क्लास ने ए को इनहेरिट कर लिया। अब देखो इसके अंदर एक और वेरिएबल है सपोज जे, तो देखा जाए तो बी क्लास के पास अब दो वेरिएबल हो चुके हैं, एक अपना वेरिएबल जे और एक अपनी सुपर क्लास का वेरिएबल आई। तो अगर हम, एक और क्लास है हमारे पास सपोज जिसके अंदर मेन है, इससे हम अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाऊंगा, लेट्स से इज इक्वल टू न्यू बी, इस तरीके से। तो इस बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं जो आई वेरिएबल था वो भी कॉल कर लूंगा, यानी उसकी सुपर क्लास के वेरिएबल को भी मैं चाहूं तो कॉल कर सकता हूं। ये लो, मुझे उसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी थी 1000, मैंने यहाँ से डाल दी। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी सब क्लास होती है ना, उस सब क्लास के थ्रू हम सुपर क्लास के वेरिएबल या फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं सब क्लास के ऑब्जेक्ट से। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी इनहेरिटेंस, यानी ए क्लास के वेरिएबल बी क्लास में भी एक्सेसिबल हैं। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप मुझे बोलेंगे या फिर आपको लगेगा कि इस पर आपको और डिटेल में कुछ क्लासेज चाहिए तो या कुछ चाहिए तो मैं वो आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूंगा एक अलग वीडियो में, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और इसमें इतनी सारी चीज़ें मैं बहुत सारी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा। जितनी हो सकती हैं वो मैं अभी यहाँ पर जितने प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूँ वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। एक और एग्जांपल जस्ट मैं दिखा देता हूँ। तो इनहेरिटेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो सारे आप एक बार उनसे गो थ्रू आपको होना चाहिए अगर आप वो एग्ज़ाम देने वाले। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल में वो आता भी है, जो एप्लेट का क्वेश्चन है। तो एप्लेट किस तरीके से बनाते हैं जावा के अंदर, सबसे पहले तो हम पैकेज बना लेते हैं। देखो एप्लेट में थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पैकेज डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पैकेज डिक्लेयर हमने कर दिया, उसके बाद हम इंपोर्ट कर देंगे जो जो पैकेज हमें यूज़ करने। तो हम लिखेंगे java.awt, दो पैकेज हम इंपोर्ट कर देंगे, एक awt और एक एप्लेट। राइट, फिर हम कमेंट बना के वो टैग लगा देंगे जिससे हमारा एप्लेट एग्जीक्यूट होगा। तो वो टैग क्या होता है एक बार ध्यान रखना, और ये हमें हमेशा कमेंट के अंदर ही लिखना होता है। तो जो मेरी एप्लेट की क्लास बनेगी वही मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई एप्लेट। और एक बात याद रखना, जो एप्लेट की क्लास बनेगी वो हमारी पब्लिक ही होती है हमेशा, तो उसको उसी नाम से हम सेव कर पाएंगे। तो इसलिए मैं एप्लेट वाली फाइल का नाम भी अपना वही नाम रख देता हूँ जो इस फाइल का नाम हमारा है, मेन डेमो, यही मैं नाम रख देता हूँ। जो हमारी एप्लेट की विंडो बनेगी उसका हमें क्या साइज रखना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 400, ये पिक्सल्स में होता है। ये टैग एक्चुअली HTML का टैग होता है जो हमें जावा की फाइल के अंदर ही बाइंड करना होता है।
तो ये यहाँ तक तरीका हो गया जिससे एप्लेट की विंडो रन होगी। अब लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पे कोड लिखेंगे पब्लिक क्लास, वही नाम रख दिया हमने, और ये इनहेरिट करेगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कम टाइम है, एक पूरी वीडियो में सारे एग्जाम्पल तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप रिस्पॉन्स देंगे या फिर इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोगों से मुझे रिस्पॉन्स दिखेगा तो मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर जिस टॉपिक को आप चाहते हो मैं डिटेल में बताऊं, मैं उसको बता दूंगा। तो ये मेरा एप्लेट क्लास इनहेरिट कर ली। हमेशा याद रखना एप्लेट क्लास पब्लिक होती है और एक एप्लेट क्लास को इनहेरिट करती है ये जो आपकी सुपर क्लास है। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो फंक्शन होता है पेंट। मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, बस जस्ट बिकॉज द कि आपके पास उतना बड़ा वीडियो कि आप देखेंगे भी, वो भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से करूँगा, देखिए फंक्शन होते हैं। अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे मुझे कुछ लिखना है तो फंक्शन है ड्रॉ स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो एप्लेट, कॉमा किस पिक्सल्स पे लिखना है मुझे, 100,100 पे लिखना है, राइट। तो एक एप्लेट की विंडो बन जाएगी और उस एप्लेट में 100,100 पे लिखा हुआ जाएगा हेलो एप्लेट। ये एप्लेट बनाने का सबसे पहला तरीका है। इसके बाद आप उसमें ओवल ड्रॉ करना है, सर्किल करना है, रेक्टेंगल करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, आर्क बनानी है, कुछ भी आप बना सकते हो, वो सारे फंक्शन मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। तो चलिए आप देख रहे होगे एक एप्लेट की विंडो यहाँ पे बन के आ चुकी है, ठीक है। ये एप्लेट की विंडो है। ये कैसे आई एप्लेट की विंडो बन के, क्योंकि ये हमने जो एप्लेट का कोड लिखा है। तो आप इस कोड को एग्जाम्पल को देख सकते हो। इसी के अंदर बहुत छोटा सा होता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग करने की बजाय कोई और फंक्शन लिख दूंगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका आउटपुट आने लगेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को भी मैं रफ कर देता हूँ। एक तो हम पैकेज बना लेते हैं फिर से, एक और फंक्शन क्लास का नाम रख देता हूं मैं स्ट्रिंग डेमो। इसके अंदर तो मैं खुद ही मेन बना लेता हूं। कुछ भी यहां पे दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही नाम लिखना है। अब देखो स्ट्रिंग से रिलेटेड भी कुछ फंक्शन आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग n इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया हेलो जावा, राइट। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो आप कैसे करोगे, लेंथ अगर आपको निकालनी है, मैं साथ में निकालूंगा भी और उसको प्रिंट भी करा दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, n डॉट लेंथ। तो ये फंक्शन आपको इस n की लेंथ निकाल देगा, यानी देखा जाए तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो आपको निकाल के दे देगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अगर इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप निकाल सकते हो। क्या कर दोगे आप, लेंथ की जगह पर 2 अपर केस, ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इसका उल्टा लोअर केस। अगर आपको इसके लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने हैं तो वो भी आप हटा सकते हो। लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस का मतलब है इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे ना आगे पीछे वो हट जाएंगे। एंड डॉट ट्रिम ये फंक्शन होता है। अभी तो इसमें है नहीं, लेकिन अगर मैंने सपोज यहाँ पे स्पेस डाल दिया तो वो फिर जो आपकी आउटपुट होगी उसमें से होंगे। इसी तरीके से और भी फंक्शन है, सब स्ट्रिंग फंक्शन है, यानी इस स्ट्रिंग में से अगर मुझे कुछ पोर्शन निकालना है एंड डॉट सब स्ट्रिंग। और ये दो इसके ओवरलोडेड फंक्शन है। पहला फंक्शन कहाँ से निकालना है तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट तक निकाल देगा, और अगर मैं चाहता हूँ कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है तो वो भी मैं 2 वैल्यू इसमें दे सकता हूँ। तो अभी मैं ये 4 फंक्शन ही बता रहा हूँ आपको। लेंथ और भी फंक्शन होते हैं, कैरेट फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ, वो एक पर्टिकुलर करेक्टर के इंडेक्स बता देता है। कैरेट फंक्शन आप पोजीशन बताते हो, उस पोजीशन पे कौन सा करेक्टर होगा वो बता देता है। तो पहला फंक्शन आपको लेंथ निकाल के देगा, दूसरा फंक्शन इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तीसरा फंक्शन इसमें से ट्रिम यानी स्पेस हटा देगा, और ये चौथा फंक्शन इसमें से सब स्ट्रिंग निकाल देगा 2 से शुरू होकर लास्ट तक की। तो 2 0 पहली इंडेक्स, फिर 1 फिर 2, यानी स्पेस से ये आगे शुरू कर देगा। तो आइए चलिए इसको चला के देख लेते हैं, राइट। तो देखिए आपने इंक्लूडिंग स्पेस भी उसने लेंथ में काउंट किया होगा, तो इसमें बताया उसने 13। दूसरी वाली स्ट्रिंग में देखो आप, जो उसने अपर केस में कन्वर्ट किया है तो उसके बाद उसने स्पेस को भी वहां पर दिखाया है, काउंट किया है।
तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और कुछ वाइवा के क्वेश्चंस जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। इस पहले वीडियो में तो मैं आज इतना ही रखूँगा, जिसमें मैंने आपको ट्राई किया कि आप ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ के जाएं और ये प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स ज़रूर ट्राई आउट करें जितना मैंने बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और डिटेल में इसके अंदर जो टॉपिक हैं, एक्सेप्शंस, मल्टी थ्रेडिंग या फिर कोई भी टॉपिक और डिटेल में बताऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आप भी अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर कि जिससे आपको अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बिगनर हैं, प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है सी लैंग्वेज, पाइथन, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपका सजेशन है तो ज़रूर मेरे से कमेंट पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।